नमस्कार विद्यार्थी जी, आप सभी को RKTC एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम इतिहास का एक विशेष टॉपिक जो कि है भारत में राष्ट्रवाद। आपको पता है आपके इतिहास सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीटली समझ लेते हैं और सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा उसमें आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए टॉपिक का नाम यहाँ पे आपको शो कर रहा है और ये है भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ पे अध्याय 2 लिखा गया है, बट आपकी किताब के अंदर NCERT के अंदर जो है ये कहीं दूसरे अध्याय में है ये, ठीक है। बट उससे आपको कोई मतलब है नहीं, बस चीज़ों को समझना है हमें। तो ये भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहली चीज़ तो होता है कि हमें समझना होता है कि सर राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य है विद्यार्थी देश प्रेम से ओत प्रोत की जो भावना होती है, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। अब ये आपके अंदर देश प्रेम की भावना जागेगा कैसे? सबसे बड़ा बात तो ये होता है कि सर देश प्रेम की भावना हमारे अंदर कैसे पैदा होगा सर? ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे हैं हमारे अंदर जो है देश प्रेम की भावना जाग जाएगी, तो नहीं। इसके लिए हम कई संसाधनों का सहारा भी लेंगे आगे चलकर, सारे कुछ आपको हम कंप्लीटली रूप से देखेंगे। तो बस इतना आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ आपको एक शब्द में पूछे ना तो बस आप इतना कहिएगा, देश प्रेम से ओतप्रोत की भावना राष्ट्रवादी भावना कहलाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर विद्यार्थी ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाता है उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो शायद आप राष्ट्रवाद से राष्ट्रवादी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो आप यहां से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी और राष्ट्रवाद, बस राष्ट्रवादी जिसमें राष्ट्रवाद की भावना आ गया वो राष्ट्रवादी कहलाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हुए और देखेंगे। सबसे पहला है भारत में राष्ट्रवाद समय के अनुसार एक नजर में। ध्यान से सुनिएगा, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ विद्यार्थी, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसकी शुरुआत, प्रारंभ कहिए, श्री गणेश कहिए, जो कहना है कहिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हुआ। आप 1857 की क्रांति 8 क्लास में पढ़े होंगे, शायद आप 8 क्लास का जब क्लास कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको 1857 की क्रांति का क्लास कराया गया होगा। वहाँ आपको पूरी इसकी जो है डिटेल्स में सिखाया गया होगा कि 1857 की क्रांति का आधार क्या रहा था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तमाम बातें। विद्यार्थी 1857 की क्रांति को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग नाम दिया था, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी, भारत में राष्ट्रवाद कैसे जागृत हुआ। धीरे धीरे करके एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे। पहला तो था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। दूसरा पॉइंट है कि 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, इन्होंने जो है एक रचना करी थी जिसका नाम था वंदे मातरम, जो भारत का बाद में चलकर क्या बना विद्यार्थी,
राष्ट्रीय गीत बना। आपको पता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1870 में इसे जो है लिखा गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1885 ईस्वी में, ये ईस्वी आपको जो है ध्यान में रखना है। 1885 ईस्वी, इसका छोटा डेट है विद्यार्थी 28 दिसंबर। कितने दिसंबर? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई। कहां किया गया? मुंबई के अंदर। बट ये प्रस्तावित था विद्यार्थी पुणे में। आपको पता होगा जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी देख ही लेंगे हम लोग। ये प्रस्तावित था, कहां प्रस्तावित था? प्रस्तावित की बात करते हैं विद्यार्थी तो ये पुणे में प्रस्तावित था। लेकिन आपको पता है कि पुणे में प्लेग रोग फैल गया था, और आपको पता है प्लेग रोग जो है वायरस जनित बीमारी है। वो बीमारी नाम के टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे मुंबई को पहले किस नाम से जाना जाता था? बंबई के नाम से। व्योमेश चंद्र चटर्जी जो रहे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्योमेश चंद्र चटर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, जो बातें हम आपको यहां अंडरलाइन करवा रहे हैं विद्यार्थी, और जिस पे हम आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं ना, निश्चित रूप से आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। ये हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जी हैं, देख लीजिए इनको। शायद आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं, एक बार देख लीजिए। दाढ़ी मुझसे एकदम परिपूर्ण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद्यार्थी, अगला पॉइंट है लॉर्ड कर्जन। आप लोग कर्जन का तो नाम सुनबे किए होंगे, कौन जानता है इसके बारे में? लॉर्ड कर्जन, ये अपने शासनकाल, इसका शासनकाल रहा विद्यार्थी, आपको याद दिलाते हैं 1899 से ये लगातार बना रहा 1905 ईस्वी तक। शासनकाल इसको ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। अपने कार्यकाल में इना जाने कितने तबाही मचाया था, है ना? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया था। फाइनली हम लोग बंगाल विभाजन देखेंगे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था विद्यार्थी जी, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जबकि कर्जन का स्टेटमेंट था कि बंगाल का हम विभाजन जो कर रहे हैं ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। इनको कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र में हमें शासन प्रशासन संभालने में परेशानी हो रही है, हम सही से वहां के नागरिकों को सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बताया कि बंगाल का विभाजन हम प्रशासन की सुविधा के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में बात ये निकलकर सामने आया कि बंगाल का विभाजन जो था सांप्रदायिकता के आधार पर इसको बांटा गया था। पता कैसे चला सर? जब बंगाल का विभाजन ये किया तो पूर्वी बंगाल, ध्यान से इस बात को आप गौर कीजिएगा, पूर्वी बंगाल में विद्यार्थी, पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल बनाया। क्या बनाया? मुस्लिम बहुल बनाया, मुस्लिम बहुल बनाया। और पश्चिमी बंगाल को विद्यार्थी नोट करते जाइएगा, कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना है, क्योंकि जो पॉइंट हम बोर्ड पे लिखवाएंगे उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि एग्जाम के अंतिम बेला में, अंतिम बेला कहे तो अंतिम समय में आपको रिवीजन में आसानी होगी। बस एक बार कॉपी देखना है और खट से जो है याद कर लेना है। तो पश्चिमी बंगाल में बंगाल को हिंदू बहुल बनाया, हिंदू बहुल बनाया।
आप जरा सोच के देखिए कि लॉर्ड कर्जन कितना बेवकूफ था, इसको बेवकूफ आप कह सकते हैं, है ना। ये तो स्टेटमेंट दिया कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, प्रशासन के दृष्टिकोण से प्रशासन को सुख सुविधा देने में परेशानी हो रही है, जनता भारी जनसंख्या यहां है, क्षेत्र बड़ा है, दिक्कत होता है। एक बच्चा भी जो है इस चीज को देखे तो समझ लेगा कि बंगाल कर्जन का क्या सोच था बंगाल के विभाजन को लेकर के। तो ये बंगाल विभाजन मूल रूप से सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, इस बात को नोट कीजिएगा, है ना। सांप्रदायिकता के आधार पर नोट किया था। सांप्रदायिकता के आधार पर किया था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो शायद आप लोग को बंगाल विभाजन समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं विद्यार्थी जी। तो नेक्स्ट आपका है 1905 में ही, ध्यान से देखना है, 1905 में एक घटना और घटता है। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर, नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। ये आपको याद रखने योग्य बातें हैं कि भारत माता का चित्र पहली बार जो किसने बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। सॉरी, टैगोर यहां पे ध्यान दीजिएगा। और इस सन कौन सा था विद्यार्थी? 1905 था, 1905 था। अच्छा सर, ये भारत माता का चित्र बनाने से राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो इससे लोगों के अंदर अपने भारत की धरती से जुड़ाव शुरू हो गया था। लोग जो अंग्रेज के चटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे, अब वो लोगों में अपना देश स्वाभिमान जागना शुरू हो गया था। स्वाभिमान जागना शुरू हो गया था कि नहीं, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं ना, वही हमें जो है शोषण कर रहा है। ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हो गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी, ये हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। 1906 ईस्वी में विद्यार्थी आपको एक महत्वपूर्ण घटना हुआ। ये अंग्रेज का ही चाल था, खास करके लॉर्ड कर्जन का ही ये चाल था कि बंगाल का पहले 2 भागों में बांट दो, अब बांटने के बाद जो है मुस्लिमों के लिए जो है एक अलग दल बना दो, जिसे हम लोग मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। तो 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम मुल्ला खां, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 व्यक्ति का नाम आपको ध्यान में रखना है। आगा खां और सलीम मुल्ला खां मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य रहे थे। और यह स्थापना हुआ था कहां विद्यार्थी? तो ध्यान में रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होता है। कहां होता है? ढाका में, जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में कराई जाती है। ये कर्जन का और अंग्रेजों का सोची समझी साजिश था कि किसी भी तरह से हिंदू और मुस्लिम को भारत में बांट करके रखें। और आपको पता है, बड़ा खूबसूरत लाइन जो है हमारे देश के बहुचर्चित प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तब कटोगे। आप लोग को पता है ना। तो अंग्रेज जो है यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम बट करके रहे, तो हमें शासन करना भारत में आसान सा हो जाएगा। चलिए, ये बात समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए आगा खां साहब ये हैं, ये देखिए, ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं। अब कहोगे कि महात्मा गांधी आगा खां के साथ काहे खड़ा है सर, है ना। तो विद्यार्थी, ये हमारे सलीम मुल्ला जी हैं। ये दोनों व्यक्ति के सहयोग से जो है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, दोनों व्यक्ति का नाम याद रखना है, ईस्वी याद रखना है, और कहां हुआ था वो याद रखना है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं।
नेक्स्ट है विद्यार्थी, इसी टाइम जो है हमारे कांग्रेस दल में जो है मतभेद हो गया। एक छोटा सा, आपको पता है कि एक जगह रहने के बाद तो तनी मनी होती रहता है, वो आपको पता है। 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस में विभाजन आ गया। सर ये कांग्रेस में विभाजन क्यों आया सर? तो कांग्रेस में विभाजन आपको पता है कि एक ही समूह में रहने वाले लोग जो होते हैं विद्यार्थी, वो एक मत के नहीं होते। तो उसी प्रकार से हमारे कांग्रेस दल में जो लोग थे वो सभी का विचार अलग अलग था। कुछ का विचार नरम स्वभाव का था और कुछ का विचार जो था गर्म वाला था। कुछ का कहना था कि नहीं, हम अंग्रेज से जो है आज्ञा पत्र के द्वारा जो है भिक्षा मांग के जो है हम आजादी नहीं पा सकते। आजादी पाने के लिए जो है अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो सब अलग अलग मत के थे। तो नरम दल को विद्यार्थी हम लोग कहे उग्रवादी। क्या कहे विद्यार्थी? उग्रवादी। तो आपको कहेगा कि उग्रवादी कौन थे? तो ये नरम सॉरी ये उग्रवादी नरम वाला नहीं थे, ये गर्म वाला थे। ध्यान से सुनिएगा, नरम वाला विद्यार्थी आपको ध्यान में रखना है, ये उदारवादी थे। उदारवादी थे, हम ध्यान नहीं दिए वर्ड पे, उदारवादी थे। नरम वाला कौन थे? उदारवादी, जो एकदम सादा विचार के थे, लड़ाई झगड़ा से उनको मतलब नहीं था, है ना। और गरम दल वाले जो थे, यही सब जो थे उग्रवादी, इनको कहा गया उग्रवादी कहा गया। ये बम बारूद पटकने वाले थे, है ना। आप लोग जानवे करते हैं कि हमारे देश में क्रांतिकारी का उद्यम मचाए हैं और उन्हीं का आज जो है शहादत है विद्यार्थी, जो कि हम लोग आज इतने बढ़िया से भारत में मौज मस्ती के साथ जी रहे हैं, है ना। तो विद्यार्थी जी इन चीजों को आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। और यदि समझ रहे हैं तो अच्छी बात है और बढ़िया से समझते जाइए चीजों को। चलिए इसी बीच में ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी, एक घटना और होता है। देखिए ईस्वी सबको आपको ध्यान में रखना है। जितने भी ईस्वी आपको हम सिखाए हैं, ये सारे ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। वो आपका भारत माता का चित्र का ईस्वी वाला हो, या 1906 का आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की बात हो, या कांग्रेस में विभाजन की बात हो, 1907 में नरम दल और गरम दल की बात हो, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थी। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। सर ये दिल्ली दरबार क्या था सर? 1911 ईस्वी में विद्यार्थी इंग्लैंड के राजा आ रहा है भारत, है ना, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम। राजा का नाम क्या है विद्यार्थी? जॉर्ज पंचम, ये ध्यान रखिएगा। और रानी का नाम क्या है विद्यार्थी जी? तो रानी है मैरी। ये राजा रानी दोनों आ रहे हैं, है ना। और इनके स्वागत में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। अब सोचिए ब्रिटेन के राजा आ रहे हैं, कोनो खेला तो है नहीं, स्वागत तो बनता है जी। भव्य स्वागत का आयोजन है और इन्हीं के स्वागत के लिए ये मुंबई में पहली बार आते हैं, पहुंचते हैं। तो इनके स्वागत के लिए मुंबई में जो है विद्यार्थी गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। आपको पता है जीके में आप शायद याद करते होंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, तो कहां है? मुंबई में। और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना भी आपसे ध्यान में रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया ये भी 1911 में होता है, 1911 में ही होता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में। याद रहेगा सभी को। और तो और 1911 ईस्वी में ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता है, भारत का राष्ट्रीय गान रचित करते हैं। याद है कि भूल गए हैं? तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है विद्यार्थी? जनगण मन अधिनायक जय है ना। जनगण मन
राष्ट्रीय गान है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा है, उसी अधिवेशन में, ध्यान में रखिएगा, पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो यहां से हमने देखा 2-3 घटना देख रहे हैं, और यहां एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। और इतना ही नहीं विद्यार्थी, इस दिल्ली दरबार के आयोजन के साथ आपको पता है कि 1911 से पूर्व भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, पता है? हाँ सर पता है, अच्छी बात है, पता है। तो भारत की राजधानी 1911 में से पहले जो था, भारत की राजधानी कहां था विद्यार्थी? कोलकाता था, जिसे हम लोग पहले कलकत्ता कहते थे। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। राजधानी कोलकाता थी, तो इसी समारोह में इस राजधानी को भी हस्तांतरित कर दिया गया दिल्ली के लिए। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता से राजधानी कहेगा कि दिल्ली हस्तांतरित कब हुआ, समझ में आ रहा ना? तब आपको उत्तर लगाना होगा 1911। कहेगा कि दिल्ली राजधानी कब बना, तब आपको उत्तर लगाना होगा 1912। याद रहेगा कि भूल जाइएगा? भूलिएगा तो 1 नंबर गवाइएगा, ठीक है? इसलिए ये सब सारे फैक्ट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। अब याद कीजिए कि बंगाल विभाजन करवाया था कौन? लॉर्ड कर्जन करवाया सर। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा, 10th के बोर्ड का एकदम फेवरेट क्वेश्चन, और फेवरेट तो इतना है कि जो क्वेश्चन बनाने वाले जो टीम होती है बिहार बोर्ड की, उस शौक से डालता है क्वेश्चन। शौक से इसलिए डालता है ना कि बच्चा खाली पढ़ता बंगाल विभाजन, ओहो बंगाल विभाजन 1905 पढ़ के आए हैं, है ना, तुम करोगे ऐसे, एग्जाम करेगा ऐसे। मतलब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल विभाजन देखते 1905 में मत कूद पड़ना। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, लेकिन कहेगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो रद्द हुआ 1911 में। क्लियर है सभी को? रद्द करवाया कौन? बंगाल विभाजन तो करवाया था कर्जन। सर ये भी तो बता दीजिए कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने करी? तो बंगाल विभाजन को रद्द करा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। याद रहेगा सभी को? इस समय गवर्नर कौन है? लॉर्ड मिंटो सेकंड, द्वितीय। लॉर्ड मिंटो कौन है विद्यार्थी? द्वितीय। ये आप ध्यान रखिएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित। देखिए यही बात हमने आपको कर रहा था कि हस्तांतरित आएगा तो 1911 लगाइएगा, जबकि कहेगा कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना कब, तो 1912 लगाइएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, आप लोग को पता होना चाहिए। 1918 में एंड हो गया था, 4 वर्षों तक चला था। बाकी वो आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ये सब 9 क्लास में पढ़ना है, बड़े मजे से वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेशी वापस। सर ये तो हम समझे नहीं, स्वदेशी वापस क्या हुआ? मतलब महात्मा गांधी 1915 में, 1915 नहीं बल्कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट रहे हैं। सर कहां थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका, और वहां 1893 से वो लगातार 1915 तक जो है साउथ अफ्रीका में बने रहे। आते थे, बीच में आना जाना लगा रहता था, है ना। लेकिन फाइनली अब वो साउथ अफ्रीका से भारत उनका जो है आना हो रहा है। और 9 जनवरी को ध्यान में रखिएगा, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी के भारत आगमन पर भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा 9 जनवरी को करी। तो यहां से एक फैक्ट आपको निकल के आ गए। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण आंदोलन करी थी। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है।
अब देखो जितने भी ये सब फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे फैक्ट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये विद्यार्थी आप यकीनन मानिए कि अगर इतने पॉइंट्स को यदि आप पॉइंट वाइज देखिए, हम इसलिए क्वेश्चन जो है पॉइंट वाइज बनवाए हैं कि बच्चा को कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आने नहीं देंगे, है ना। अगर ये जो सेशन चल रहा है आपका, इस सेशन को अगर आप बढ़िया से अटेंड कर लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला दें कि हिस्ट्री से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आप एक को करके सोल्व कीजिएगा और देखते टिक लगाइएगा, यकीनन विश्वास कीजिएगा। तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह करी थी, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट फैक्ट है विद्यार्थी, 1917 में ही महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह भी किया था। देखिए ये थोड़ा विवादित यहां इस भी है विद्यार्थी, है ना। कई बार जो है ये इस भी विवादित में है, इसको 1918 आता है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए 1917 जो है हमारे टाइपराइटर महोदय साहब जो हैं मिस्टेक किए हैं, तो इनको आप जो है 1918 कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो है बहुत सारे ऐसे प्रकाशक का जो बुक है उसमें 1917 भी दे रखा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये सर्टिफाइड बीपीएससी आयोग के द्वारा बनाया हुआ सर्टिफाइड आंसर है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 1918 इसमें महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। हम बाकी आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी, एक जगह हम सारे आपको लिखवा देंगे कि महात्मा गांधी कौन सा किसान आंदोलन करवाए, कौन सा मजदूर आंदोलन करवाए, सब आपको बताएंगे। चलिए पहले इतनी बात आप सीखते जाइए, जो जितना सिखा रहे हैं उतना आप सीखते जाइए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा और लाइक भी दबाते जाइएगा, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको तो फायदा मिल ही रहा है और आपके दोस्तों को भी फायदा मिल जाए तो कोई दिक्कत है ना, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। चलिए आगे 1918 की बात कर लेते हैं। 1918 इसमें महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया था। और एक अच्छी बात बताएं, महात्मा गांधी ने पहली बार, अभी तक वो अपने जीवन में जितने भी सत्याग्रह किए थे, अच्छा सर सत्याग्रह तो हमारा समझ में ना आता है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना, देखो ना इसी में छिपा हुआ तो है। आपको पता है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर जोर देते थे, है ना विद्यार्थी। तो सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह है, सच्चाई के मार्ग पर ये काम करते थे। हाँ, तो ये बात तो अभी इंपॉर्टेंस बात बताना भूल ही गए और आ गए सत्याग्रह पर। तो 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। और सबसे इंपॉर्टेंस बात यह है कि महात्मा गांधी पहली बार जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी तक वो भूख हड़ताल कभी नहीं किए थे, पहली बार यही भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल समझते हो ना, अन्न और जल का त्याग करके जो है अपनी मांग को लेकर के धरना पर बैठ जाना कि जब तक हमारी मांग को स्वीकार नहीं करोगे तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो आपके मन में वो सवाल आएगा कि महात्मा गांधी भूख हड़ताल करके मरिए जाते तो क्या हो जाता? ना जी ना, है ना। महात्मा गांधी का मरना अंग्रेज का भारत से विदाई था। समझ रहे हो ना कितने बड़े नेता थे, दिखने में लग रहे हैं आपको ये, है ना। अच्छा एक सवाल है आपसे कि बताइए महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? जरी कमेंट करके बताइएगा हमको, है ना। देखें कि आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो कितना बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए अपने पॉइंट के ऊपर। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, जो कि हमने पहले भी आपको लिखा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया, है ना। स्वशासन मतलब खुद से शासन करना। हर किसी को इच्छा होता है कि हमारा देश है, हमारा शासन चलना चाहिए, लोगों का डिमांड था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन को
ठुकरा दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लाया, है ना। चलिए इसको जरा बढ़िया से समझते हैं, विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं इसको। 1919 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, मार्च 1919 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम का नाम क्या था? रॉलेट एक्ट था। अच्छा, ये रॉलेट एक्ट इसलिए नाम रखा ना कि इसका जो अध्यक्षवा था वो सर सिडनी रॉलेट था, इसलिए इसका अधिनियम का नाम रख दिया गया रॉलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करवा करके इसको जो है भारतीयों पर थोप दिया गया। तो सर जैसे ये काला कानून क्या हुआ सर? तो काला कानून महात्मा गांधी नाम दिए। इस एक्ट में यह कहा गया था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, मतलब इस कानून में ना तो अपील काम करेगा, ना दलील काम करेगा, और ना वकील काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो महात्मा गांधी कहे कि तो ये कौन कानून है भाई? तो काला कानून है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, काला कानून की संज्ञा रॉलेट एक्ट को किसने दिया था? एम.के. गांधी ने दिया था। किसने दिया था विद्यार्थी जी? एम.के. गांधी ने दिया था। याद रहेगा ना? ओके जी। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां से छपते हैं डायरेक्ट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। कहां हुआ विद्यार्थी? अमृतसर, पंजाब में एक जगह पड़ता है ना। बाकी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको पूरी कहानी चलती है, तो ये नोट कर लीजिएगा। आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के जो मेन व्यक्ति थे वो इन्हीं दोनों के अगुवाई में जो है खिलाफत आंदोलन चला था। लेकिन कहेगा कि खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, है ना। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो विद्यार्थी आपको ध्यान में रखना है कि खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष थे, है ना, वो थे आपको महात्मा गांधी। नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर में लिखिएगा एम.के. गांधी। याद रहेगा सभी को? हाँ। तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और ये किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद अली और शौकत अली। संस्थापक यही दोनों थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं के नेतृत्व में जो है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और ये याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। खिलाफत आंदोलन की जो बैठक हुई थी वो कहां हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। ये भी याद नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करी। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किए, किसके विरोध में किए? सबसे बड़ा यहां से सवाल यह आता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो चालू किए किसके विरोध में किए? तो दो को आपको याद रखना होगा। पहला तो उन्होंने किया जलियांवाला बाग को लेकर के, जलियांवाला बाग को लेकर के किए इसके विरोध में, और दूसरा किए थे खिलाफत आंदोलन को लेकर के। तो ये बात आप नोट करके रखिएगा, है ना। खिलाफत आंदोलन के विरोध में किए थे। ये दोनों के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करी। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दिया। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं डिटेल्स में। ये चौरी चौरा घटना जो हुआ विद्यार्थी 5 फरवरी, कितने फरवरी को? 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी नाम का एक स्थान है, आज भी है। 1922 में
वहां पे जो कुछ असहयोग आंदोलनकारी जो थे वो नारा लगाते हुए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आंदोलन में तो ये होता ना, फलना मुर्दाबाद तो चिल्ला मुर्दाबाद जिंदाबाद, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो नारा लगा रहे थे। उसी दौरान जो ब्रिटिश जो सिपाही थे, है ना, वो इन पर हमला कर दिए, इनको जो है मारना खरीदना शुरू कर दिए। तो आंदोलनकारी हुजूम में थे, जोश था उस टाइम। ये लोग जो है पुलिस को ही खरीद दिए, खरीद करके जो है थाना में आग लगा दिए। दरोगा समेत जो है 23 कर्मचारी, कितने कर्मचारी, 22 गो पुलिसकर्मी आए वो दरोगा बाबू, तो टोटल कै गो हो गए, 23 पुलिसकर्मी की यहां जान चली गई। ये महात्मा गांधी का संदेश था कि जो भी आंदोलनकारी है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है भारत में आंदोलन चलाएगा, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गया, यहां हिंसा वाली मामला हो गई। महात्मा गांधी असंतुष्ट होकर बिना किसी से सवाल जवाब किए हुए जो है 5 फरवरी को जो है चलती ट्रेन में ब्रेक लगा दिए, कहे कि ना हो तो अब, है ना। तो 1922 में ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ। यह हिंसात्मक घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। वापस कब लिए, 12 फरवरी 1922, ये भी याद रखिएगा। ये सब डाटा आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना को क्या कर लिया, लूट लिया, है ना। एक अभी भी जो है रेलवे के अंदर आप देखोगे तो सहारनपुर से लखनऊ के बीच में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है काकोरी, है ना। 9 अगस्त 1925 को जो है लखनऊ से ट्रेन जा रही थी सहारनपुर के लिए। उसी बीच में जो है काकोरी नामक जगह पर जो है कुछ क्रांतिकारियों ने जो है ट्रेन को रोक लिया और इसमें जो है सरकारी जो है अंग्रेज का पूरा खजाना था, गोली बंदूक पैसा मुद्रा सब था इसमें, वो लूट लिया लोग, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। काकोरी कांड किस सन में हुआ विद्यार्थी जी, तो आपको ध्यान में रखना है काकोरी कांड हुआ था 1925 में, है ना। लेकिन मोदी जी ने कहा कि ना ये काकोरी कांड ना हो लो, है ना। ये कौन सा कांड, तो ये इन्होंने जो है काकोरी कांड का नाम बदल करके रखा काकोरी एक्शन। इसको ट्रेन एक्शन भी आप कह सकते हैं, है ना। काकोरी एक्शन इसका नाम रखा। कौन सा एक्शन रखा, काकोरी एक्शन। करा कि एक्शन था ये कोनो अपने धन को जो है ना किसी से छीनना, ये कोनो कांड थोड़ी ना होता है, ये तो कांड नाम दे दिया अंग्रेज लोग, है ना। चलिए आगे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन याद रखिएगा विद्यार्थी 3 फरवरी, कितने फरवरी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन पहली बार मुंबई पहुंचता है। इसका काले झंडे के साथ जो है स्वागत किया जाता है। आपको काला झंडा पता है, ये विरोध का प्रतीक है ना, विरोध इससे साबित होता है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया गया और इसके जो अगुवाई थे वो लाला लाजपत राय थे। आपको पता है लाला लाजपत राय जो थे लाहौर का एक बहुत बड़ा नेता थे, है ना विद्यार्थी, लाहौर का बहुत बड़ा नेता थे। उन्हीं की अगुवाई में जो है साइमन कमीशन, देखो यहाँ पे झंडा उंडा सब लेकर के काला झंडा जो है लिखा हुआ साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। और साइमन कमीशन से थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जान लेना है। साइमन कमीशन विद्यार्थी जो था ये 7 सदस्यीय कमीशन था। कितने सदस्यीय सर, 7 सदस्यीय। इसमें 7 सदस्य थे, है ना। और सातों के सातों जो थे ना गोरे थे, है ना, सातों के सातों अंग्रेजे थे। मूल रूप से इसका विरोध इसीलिए हो रहा था कि भारतीयों का कहना था कि ठीक है आपने जो अधिनियम लाया तो उस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों को भी शामिल करना था, है ना, भारतीयों को भी शामिल करना होता था। क्योंकि अकेले ही अंग्रेज
डिसीजन नहीं ले सकते थे। चलिए, इतनी बात समझ में आया होगा। 3 फरवरी 1928 को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां बम फेंका था? असेंबली हॉल में बम फेंका था। आपको जब एक मूवी देखे होंगे शायद, देखिए उस मूवी का नाम भी हम भूल रहे हैं, जिसमें पूरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे आधारित बनाया गया है ना। एक बार आप देख लीजिएगा कि उसका नाम क्या है ना, एक बार देख लीजिएगा। तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां बम फेंका था? असेंबली हॉल में। ये आप जो है नोट कर लीजिएगा। ये आपको भगत सिंह हो गए है ना, और ये बटुकेश्वर दत्त हो गए। भगत सिंह को बचाने के लिए, इस बम के मामले में भगत सिंह को बचाने के लिए जो है ना, बटुकेश्वर दत्त जो थे अपने ऊपर कहा कि बम हमने फेंका। ये आप देखिएगा तो पता चलेगा। चलिए आ जाइए 12 मार्च 1930। ये देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी का यात्रा शुरू कर दिए है ना। दांडी का यात्रा शुरू कर दिए विद्यार्थी, दांडी का यात्रा शुरू कर दिए 12 मार्च 1930 को। और महात्मा गांधी जो है साबरमती, अपना उनका आश्रम था 1916 में, उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। कब करी थी विद्यार्थी? 1916 में। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी, दांडी गुजरात में पड़ता है। ये देखिए इनके साथ अनुयायी लोग जो है चल रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दी है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को। लेकिन सवाल करेगा कि महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे थे, तो पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। और अगली सुबह जो है ये नमक कानून को भंग किए है ना। आपको पता है कि हमारे यहां नमक पर जो है अंग्रेज सरकार टैक्स ले रहा था है ना विद्यार्थी। तो इसको भंग करके जो है महात्मा गांधी और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कर दिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को, यहां पे दलित होना चाहिए विद्यार्थी, दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। ये अभी आप बात ध्यान में रखिएगा, अंबेडकर साहब जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एवं राजगुरु को सम्मिलित रूप से तीनों को एक ही दिन फांसी दिया गया। बस यहां से छोटी छोटी आपको फैक्ट्स याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। ये गांधी तो महात्मा गांधी हो गए, इरविन कौन है, तो वायसराय है, लॉर्ड इरविन इसका पूरा नाम है। ये दोनों के बीच में समझौता हुआ है ना। और समझौता के तहत जो है इनको क्या किया गया विद्यार्थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया और महात्मा गांधी को राजी किया गया कि वो जाएं लंदन में चल रहा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो एक बात आपको यहां से ध्यान में रखना होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन चला था। कितने गोलमेज सम्मेलन चले थे विद्यार्थी? 3 गोलमेज सम्मेलन चला था, 3 गोलमेज सम्मेलन चला था। और तीनों के तीनों कहां चला था? लंदन में। कहां चला था? लंदन में चला था। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में चला था। तीनों गोलमेज सम्मेलन वही हुआ था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यह ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसके तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे विद्यार्थी? कांग्रेस के तरफ से भाग लिए थे। किसके तरफ से?
कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कहेगा कि गोलमेज तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो बी आर अंबेडकर साहब लिए थे, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये आप ध्यान रखिएगा, याद रहेगा सभी को ये फैक्ट्स। हाँ, ये हो गया आपका 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता। ये ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में हुआ है। कितने तारीख को हुआ है? 5 मार्च को। कितने मार्च को? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 1931 ईस्वी में ही महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, परंतु वहां जो है बात नहीं बनी, वहां बात नहीं बनी। मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी तो भाग लिए, लेकिन महात्मा गांधी जिस मुद्दा को लेकर वहां गए थे वो मुद्दा वहां पे सफल नहीं हो पाया। मतलब एक बात तरह से कह सकते हैं कि वो गोलमेज सम्मेलन असफल रह गया। मतलब प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। विद्यार्थी ध्यान से ये बात को ध्यान रखिएगा। 1932 ये तो हो गया फैक्ट्स। 1932 में महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। सर ये पूना पैक्ट क्या है? तो ये दोनों में समझौता ही है, समझौता ही है दोनों में, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। क्या जरा समझिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब महात्मा गांधी वापस आ गए, अच्छा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सर बुलाया क्यों गया था, थोड़ा बता दीजिए इसको। तो द्वितीय गोलमेज बुलाया इसलिए गया था ना कि अंग्रेज जो थे दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देना चाहते थे, अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाना चाहते थे, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है। इस सांप्रदायिक पंचाट पर सहमति जताने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था कि उस सांप्रदायिक पंचाट पर अंग्रेज भी सहमति जताएंगे और दलित के जो बड़े नेता थे बी आर अंबेडकर साहब वो सहमति जताएंगे, और कांग्रेस के अगर प्रतिनिधि वहां जाते हैं तो वो भी सहमति जताएंगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस वाले भाग लेने गए नहीं, है ना, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए भी तो वहां पे डिमांड कुछ और रखा गया, तो महात्मा गांधी भाग आए। अच्छा आप लोग जरा एक सवाल कीजिएगा कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो कौन सा जहाजवा से गए थे, जरी बताइएगा। तो दो सवाल आपको पूछ दिए हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, और महात्मा गांधी कौन सा जहाज से गए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, बताइएगा। अच्छा आ जाइए फिर अपने पॉइंट पर। तो पूना पैक्ट जब दो गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज और दलित के नेता अंबेडकर ये दोनों जो है कम्युनल अवार्ड को पास कर दी। अंग्रेज ने कहा कि कांग्रेस तो सहमति जताया नहीं, चलो कम्युनल अवार्ड पास करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सांप्रदायिक पंचाट किस सम्मेलन में पास हुआ, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। अब सांप्रदायिक पंचाट जब लागू हो गया तब महात्मा गांधी को बुखार लग गया, है ना। ये सांप्रदायिक पंचाट जो था ये निर्धारित कर रहा था, ये भविष्यवाणी थी कि अगर सांप्रदायिक पंचाट यदि लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से दलितों के लिए भी, जिस प्रकार से हम मुस्लिमों के लिए जो है मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी बन गया ना, दलित भी हमसे अलग हो जाएंगे और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से देश को कई टुकड़ों में बंटना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था? गलत। पाकिस्तान का विभाजन 1909 में हो गया, भारत का विभाजन 1909 में हो गया था, यही तय हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में और 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का डिमांड पूरा किया अंग्रेजों ने। यहीं पे बातें तय हो गई थी कि भारत आने वाले टाइम में 2 टुकड़ों में बटेगा, और ये तीसरी टुकड़ा महात्मा गांधी होने देना नहीं चाहते थे। इसलिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। महात्मा गांधी जब लौटे इंग्लैंड से, महात्मा गांधी को पकड़ करके पुनः आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए, है ना, कि जब तक कम्युनल अवार्ड वापस नहीं लिया जाएगा, समझौता नहीं होगा, तब तक हम अन्न जल ग्रहण न करेंगे। अंबेडकर ने जाके फिर बातें दोनों में बना। तो ये ध्यान रखिएगा 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में ये हुआ था।
बाकी इसकी लंबी कहानी है, आपको ज़्यादा कहानी सुनाने लगेंगे तब आपको फायदा भी नहीं है इससे। जो इंपॉर्टेंस बातें हैं वो सुन के आपको एग्जाम में ये करना है। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार रखता है। 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली विद्यार्थी ये लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, आपको पता है लंदन में एक विश्वविद्यालय बड़ा टॉप क्लास का है कैम्ब्रिज, उसी का ये छात्र है ना। और सबसे पहले यही पाकिस्तान शब्द गढ़ता है। पाकिस्तान शब्द गढ़ने वाला यही है। पाकिस्तान का यदि थोड़ा सा बढ़िया सा डिटेल्स कर देना तो देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या है। जो पाकिस्तान, पीए का मतलब हो गया पंजाब, है ना, और के आई का मतलब हो गया कश्मीर, है ना, और एस टी एन का मतलब हो गया सिंध। क्या हो गया विद्यार्थी? सिंध। एक मिनट, ये बलूचिस्तान हो गया, ये बलूचिस्तान हो गया, हाँ ये बलूचिस्तान हो गया। और ये आपका सिंध हो गया। मतलब इतने का डिमांड था, समझ में आ रहा ना। पाकिस्तान में ये सभी का डिमांड था कि पाकिस्तान हमको चाहिए तो पंजाब चाहिए, पूरा पंजाब, पूरा कश्मीर, पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिंध का क्षेत्र, है ना। बट मिला नहीं, आपको पता है इसका आधा मिला, पंजाब का आधा, कश्मीर तो बिल्कुल नहीं, बलूचिस्तान पूरा ले गया और सिंध पूरा ले गया। तो पाकिस्तान को ये पूरा मिला, ये पूरा मिला, पंजाब का आधा हिस्सा मिला। और कश्मीर के एवज में दिया गया पूर्वी बंगाल, है ना, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये इसकी कहानी थी, ध्यान से सुनिएगा। तो 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान शब्द गढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चौधरी रहमत अली है। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित द्वारा यह प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। भारत में प्रांतीय सरकार का गठन पहली बार कब हुआ है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ है ना, जिसे आज हम लोग राज्य सरकार कहते हैं, उसे प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार सब उसी को कहा जाता है ना। 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और चला 1945 तक, 6 साल तक चला, आपको पता है। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, है ना, कि पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है, मांग की प्रस्ताव पहली बार पास कब, किस अधिवेशन में हुआ? तो लाहौर अधिवेशन और 1940 का ईस्वी। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया और इसमें डू एंड डाई का नारा इन्होंने लगाया, करो या मरो। पहली बार महात्मा गांधी जो है हिंसात्मक नारा लगवा रहे हैं, है ना। इन्होंने जो है कभी ऐसी नारा नहीं लगवाई थी, लेकिन ये अंग्रेजों से पूरे परेशान हो गए थे, है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, आपको ध्यान में है, 9 अगस्त और 6 अगस्त को। तो पहले तो 6 आएगा ना, 6 अगस्त 1945। ये विद्यार्थी है नागासाकी। पहले तो हिरोशिमा पर गिरा था, बिल्कुल पहले हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी। याद रहेगा सभी को, तो ये दोनों याद रखना है। तो 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को जो है अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। ये याद रहेगा सभी को, ओके जी। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया था। कैबिनेट मिशन, ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 ईस्वी में आया। छोटा सा पॉइंट है, ऐसे तो कैबिनेट मिशन का पूरा डिटेल्स पढ़ना है। कैबिनेट मिशन जो था विद्यार्थी 3 सदस्यीय था, समझ में आ रहा ना, तो उसमें बहुत चर्चा है, लेकिन आपको मूल रूप से ये फैक्ट्स याद रखनी है। 15 अगस्त 1947 भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। तो ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से जितने भी आपको हमने
फैक्ट्स बताए हैं, सारे फैक्ट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, समझ में आ रहा ना। एक एक फैक्ट्स को जितने भी आपको बताए हैं इधर देख लीजिए सारे, और आप लोग, हमें लगता है कि बढ़िया से अगर इसको सुन लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपसे सवाल छूटने वाले नहीं हैं। चलिए विद्यार्थी आगे देखते हैं कुछ अन्य चीजों को भी। नेक्स्ट है, अब यहां से मूल रूप से विद्यार्थी आपको कहानी स्टार्ट होती है राष्ट्रवाद की, है ना। ये मूल रूप से आपको कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा एक संक्षेपण था, है ना। क्या था? संक्षेपण था, और सारे पॉइंट बाई पॉइंट बनाए हुए थे। यहां से भी यदि आप जो है कवर करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। अब राष्ट्रवाद का अर्थ समझते हैं। कराए कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यही चीज तो हमने पहले भी बताया, है ना, कि अगर आप देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, मतलब आपके अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत हो चुकी है, आप एक राष्ट्रवादी बन चुके हैं। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां होना चाहिए, यह नहीं, यहां होगा, यहां होगा। यहां लोग जो है समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांध रखता है। आपको पता है भारत में विभिन्न धर्म के रहने वाले लोग हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां पलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इतने विविधताओं को होते हुए भी हमारे देश में एकता और अखंडता कायम है विद्यार्थी? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, पता है क्या है? हमारे देश के जो लोग हैं वो इतने प्यारे हैं, है ना। हर लोग जो है एक दूसरे धर्म को बड़ा सम्मान से देखते हैं, है ना, बड़ा सम्मान से देखते हैं। और अगर ये बना रहा तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत आगे जाएगा, और इसको ले जाने में हम आप सब सहयोग करेंगे, है ना विद्यार्थी जी। इतना विविधता होते हुए भी हम लोग सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल करके। हर एक दूसरे के त्योहार में हम लोग सहयोग करते हैं, शामिल होते हैं, है ना। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक। राष्ट्रवाद को जन्म कौन देता है? तो आपको पता है दुनिया में सबसे पहली बार राष्ट्रवाद का उदय कहां हुआ? तो आपका सीधा उत्तर कहां जाता है? यूरोप के साथ जाता है कि यूरोप में पहली बार राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बिल्कुल, यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा है। भारत वियतनाम जैसे उपनिवेश में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने का कारण क्या कारण रहा होगा? भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, है ना, आगे देखते हैं विद्यार्थी। इसका सबसे बड़ा कारण है साहित्य। आपको पता है हमारे कई सारे लेखक जो है ना, साहित्य लिख करके लोगों में राष्ट्रवादी चेतना पैदा करे। लोक कथा, गीत, चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया। अभी जस्ट हम बताए ना, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे भारत माता का चित्र बनाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि आप जब आज भारत माता का चित्र आप देखते हो तो खाली फोटोवा देख के चलाते हो, कि वहां पे चित्र को देखने के बाद आपके अंदर कुछ जागृत होता है कि हां ये भारत माता क्या संदेश दे रहे हैं, है ना। तो विद्यार्थी पहली बार जब वो चित्र बना तो लोगों को देख करके, लोगों को चित्र देखने के उपरांत एक अलग फीलिंग आया, है ना, कि नहीं, सबसे पहला स्थान होता है किसी भी नागरिक का, वो देश होता है। देश के बाद और कुछ होना चाहिए। जब देश ही सुरक्षित ना है तो हमारा परिवार कितना सुरक्षित रहेगा, है ना। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? भारत माता की छवि रूप लेने लगी, लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान बढ़ने लगा, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता
बढ़ने लगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था झंडा। आज आपको पता है कहीं झंडा आप देखते हो तो कितने गौरव के साथ जो है, कितने सम्मान के साथ छाती चौड़ा करके जो है सलाम ठोकते हो, ठोकते हो नहीं ठोकते हो। इतिहास का पुनर्व्याख्या है ना विद्यार्थी, ये सारे जो है कारक रहे किसके विद्यार्थी, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने का, है ना। तो याद रहेगा आपको, सभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रवाद पनपने के निम्नलिखित कारण, तो आप साहित्य लिखिएगा, लोक कथा लिखिएगा। आपको पता है हमारी कई सारी कथाओं के माध्यम से जो है हमारे देश के बारे में बताई जाती है, गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, है ना। भारत माता की छवि जो है उभरने लगी थी, लोक कथाओं का द्वारा राष्ट्रीय पहचान बढ़ने लगा था, चिन्ह और प्रतीक की जागरूकता बढ़ने लगी थी, इतिहास का पुनर्जागरण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। सारे को हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध के पश्चात परिस्थितियां क्या रही। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। आपको पता है कि जब युद्ध होता है तो बहुत धन की बर्बादी होती है ना विद्यार्थी, खर्च बहुत बढ़ जाता है और इसी वजह से जो है देश में महंगाई भी व्याप्त हो जाती है। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। दूसरा पॉइंट है आपका, इसे पूरा करने के लिए जो है कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। निश्चित रूप से अब देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी तो देश की जनसंख्या को बचाने के लिए, भोजन जुटाने के लिए, आवास जुटाने के लिए, विभिन्न प्रकार के संसाधन की उपलब्धता के लिए कर्ज वगैरह लेना पड़ता है ना। टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, आपको पता है। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिए लोग। युद्ध के वर्षों में चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए थे वस्तुओं की, जिसे आप महंगाई का नाम देते हैं। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा आने लगा था, है ना। क्योंकि युद्ध के टाइम जो है बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है, वहां पे कई सारे लोग मारे जाते हैं वहां पे, है ना। तो वहां पे जो है जनसंख्या जब घट जाती है, याद होगा आपको जब द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध जब पढ़ाए थे तो हिटलर जो है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर जो है अपने देश की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या सिस्टम अपनाया था जी, जबरदस्ती शादी करवाता था ना। और एकक पुरुष को जो है एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी करने का प्रावधान रखा गया था, और जो जितना ज्यादा बच्चा पैदा करेगी, है ना महिला, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तमाम घटना आप देखे थे। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई थी। फ्लू की महामारी से समस्या को और गंभीर कर दिया था, है ना। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। वायरस के कारण होने वाली बीमारी है फ्लू। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए थे, है ना। इसलिए जो है 1921 की जनगणना को विद्यार्थी हम लोग लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। इसको जनगणना का कौन सा विभाजक वर्ष कहते हैं, लघु विभाजक वर्ष। लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है इसे। लघु विभाजक वर्ष इसलिए कहते हैं ना क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घटी थी। अब आपको अंदाज लग गया होगा कि घटी थी क्यों, क्योंकि 1921 में अकाल पड़ा था, महामारी की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इस वजह से जनसंख्या देश का डाउन हुआ था। इसलिए इसे हम लोग 1921 की जनगणना को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। ध्यान से आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। आपको बताए हैं कि महात्मा गांधी सत्याग्रह में मतलब विश्वास करते थे, सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है, इसमें विश्वास करते थे विद्यार्थी, है ना। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह की शुरुआत कहां से करी, तो महात्मा गांधी आपको पता है 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे ही हैं, है ना। गांधी जी ने जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से
जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी की जन आंदोलन की जो उपन्यास है, गांधी जी केवल अकेले नहीं आंदोलन करते थे, उनका मैक्सिमम आंदोलन आप देखिएगा ना तो वो जन में समाहित थी। जन माने लोग होता है, वो लोगों के साथ लेकर चलते थे। उनका कहना था ना कि जब हुजूम के साथ एकत्रित होंगे ना तो निश्चित रूप से जो है सामने वाला जो हमारा लोग होगा वो जरूर हमारी बात मानेगा। तो गांधी जी ने जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। भारत में सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, ये महात्मा गांधी भारत में पहली बार सत्याग्रह कब कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह इनका 1917 में है ना। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए न्योतवा कौन दिया था? निमंत्रण है ना, बिना निमंत्रण देने कौन आता है ना। तो महात्मा गांधी को जो है निमंत्रण पहली बार कौन दिया था ये बताइएगा। 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया गया, है ना। 1917 में खेड़ा, फिर से यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1918 इसको कर लीजिएगा, है ना। 1918 में खेड़ा गुजरात के किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उन्हें संघर्ष में समर्थन दिलाया गया। सब फसल खराब हो जाने पर प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालात में नहीं थे, लेकिन अंग्रेज जबरन जो है खेड़ा के किसानों से कर वसूल कर रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी जो, और खेड़ा गुजरात में पड़ता है और गुजरात के तो प्रॉपर निवासी ही थे, तो भला वहां कहां छूटने वाला है ना। अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने करी थी, जो कि पहले भी हमने आपको बताया था। पहली बार महात्मा गांधी यही विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भूख हड़ताल नहीं करी थी, पहली बार यही भूख हड़ताल कर रहे हैं, है ना। यहां हुआ था क्या कि जो अहमदाबाद में जो मजदूर जो थे, है ना, विद्यार्थी, वो वहां एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग बीमारी फैल गई थी। मतलब उस दौर था जो कि प्लेग बहुत मतलब व्याप्त रूप से जो है फैलता था और ये महामारी का रूप ले चुका था। तो मजदूर जो है अपना वहां से भाग रहे थे, तो जो मिल मालिक था वो कुछ मजदूरों को रोकना चाहता था, क्योंकि अगर सारे मजदूर चले जाते तो वहां काम बंद हो जाता, कंपनी बंद हो जाती। तो इसलिए जो है उनको रोक लिया और कहा कि यदि आप रुक जाओगे इस प्लेग महामारी में तो आपको बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो आपको पता है पैसा के लिए तो लोग जान अड़ा देते हैं, है ना, जान पर खेल जाते हैं। तो इस महामारी में भी, इतनी मतलब जो है गंभीर बीमारी में भी मजदूर जो है टिक गए, वहां रुक गए। लेकिन किस्मत अच्छा कहिए कि मजदूर का कि कुछ ही दिन में जो है महामारी प्लेग खत्म हो गया। तो जब महीना के आखिरी में जब ये लोग पेमेंट लेने गए, वेतन लेने गए, तो जब बोनस का डिमांड रखा तो कहा कि महामारी तो 2 दिन में खत्म हो गया, तो बोनस का के दें, है ना। इसमें विवाद हो गया किसान, मजदूर और मिल मालिक के बीच में। महात्मा गांधी को वहां भी बुलाया गया, महात्मा गांधी ने कहा कि न दबो, है ना। आगे रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान था राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। समझदार है ना, ध्यान से सुनिएगा। कैदी कई टाइप के होते हैं, राजनीतिक कैदी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, राजनीतिक कैदी की बात हो रही है। यही सब मुख्य फैक्ट्स होते हैं कि रॉलेट एक्ट के तहत किस कैदी को जो है नजरबंद करने का या उसको जो है जेल में बंद करने का प्रावधान था, तो राजनीतिक कैदियों का था। ठीक है जी। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए, है ना, रॉलेट एक्ट जो है क्यों लाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य यही था कि भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना, क्योंकि भारत में राजनीतिक गतिविधि बहुत तेजी से बढ़ रही थी। क्रांतिकारी एक अलगे तबाही नाक में दम कर रखे थे अंग्रेजों को, है ना। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार किया गया था। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों माना जाता था? क्यों अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट था? तो भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार था। बातें समझ में आ रही है ना। अब मान लिया कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या राजनीतिक में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या हमें कोई पकड़ करके जेल में बंद कर दे? ये कोई अच्छी बात है? बताइए। तो भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार था। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर इसे पास कर दिया गया था, है ना। इसमें भारतीय सदस्य जो थे, इस एक्ट जब ये पारित हो रहा था तो इसमें भारतीय सदस्य थे ही नहीं।
सारे के सारे ब्रिटिश अपने ही सदस्यों के बीच से ये बिल पास कर दिए थे। अक्सर बिल ऐसा ही होता था, समझ में आ रहे ना, विवाद का यही जड़ रहता था, सदस्य भारतीय सदस्य को उसमें शामिल नहीं करते थे। अब आप ही बताइए, एक सवाल आपसे करते हैं, हम आपके घर में कोई नियम लाने वाले हैं और आपके बिना सहमति के आपके घर में हम नियम लाएं, तो क्या आप विरोध ना करोगे? निश्चित रूप से करोगे कि सर ये कैसे होगा, बिना हमारी सहमति के आप ये ला रहे हैं। तो अधिनियम बन रहा है इंग्लैंड के संसद भवन में, है ना, और वो नियम लागू हो रहा है भारत में, भारतीयों के ऊपर थोपा जाता था, इसी में विवाद हो जाता था। रॉलेट एक्ट के परिणाम, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया था। ये आप ध्यान से रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, है ना, अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किसकी नेतृत्व में हुई थी? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना। दूसरा, 6 अप्रैल को हुआ था। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस निकाले गए थे। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल कर दिया गया था। ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपको, दुकानें बंद हो गई थी, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए थे। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919। थोड़ी विस्तार से इसको देखते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? इंपीरियल, ध्यान से सुनिएगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव, यहां पे लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव लिखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह क्या हो गया? पारित हो गया। इसलिए भारतीय इसका विरोध करते थे। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता है या सकता था। समझ में आ रही है ना? बिना ट्रायल, बिना अपील। आपको बताया कि रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत करी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश में यह आंदोलन चलना चाहिए, किसी एक क्षेत्र से नहीं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करी। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े, दुकानें बंद करी गई और रेल कारखानों में के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया कि महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश ना करने दिया जाए, क्योंकि ये जहां जहां प्रवेश करते थे, है ना, क्रांति ला देते थे। बल्कि क्रांतिकारी व्यक्ति तो थे नहीं, है ना, लेकिन इनके जो समर्थक थे, ये महात्मा गांधी के आने से आपको पता ही है कि जब कोई उनके मजबूत पार्टी व्यक्ति आ जाते हैं तो उनका मनोबल दुगना हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की बात करें विद्यार्थी, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर क्या चलवा दी? गोली चलवा दी, है ना। यहां पे थोड़ी सी डाटा में कुछ मिस्टेक है। 10 अप्रैल नहीं बल्कि कितने अप्रैल हो जाएंगे बताइए जल्दी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 10 अप्रैल नहीं बल्कि 13 अप्रैल होगा। कितने अप्रैल होगा? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी से क्या कर दिया था? अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दिया। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ विद्यार्थी एक कानून होता है, समझ में आ रही है ना? ये सेना का कानून होता है। किसका कानून होता है? सेना का कानून होता है मार्शल लॉ। ये विषय बहुत विकट परिस्थितियों में लगाई जाती है मार्शल लॉ, और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, ध्यान से सुनिएगा, जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर, आर डायर, ये 2 व्यक्ति है। तो जनरल ओ डायर आदेश दिया था, जबकि जनरल आर डायर पहली बार क्या चलाया था विद्यार्थी? गोलियां चलेल के हल। ये ध्यान रखना, पहली बार गोली चलाया जनरल आर डायर ने, लेकिन कहा कि गोलियां चलाओ,
ये कौन कहा? जनरल ओ डायर। तो ध्यान आपको रखना है, कहेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल ओ डायर मार के आइएगा। और कहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाया किसने? तो जनरल आर डायर करके आइएगा। याद रहेगा सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, याद है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। समझ में आ रहा ना? बैसाखी मनाई जा रही थी। बैसाखी पूर्णिमा आपको पता है ना? बौद्ध धर्म में बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है। तो बैसाखी ध्यान में रखना है, किस दिन गोली चला था? बैसाखी पूर्णिमा के दिन चला था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था, है ना? यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने का संकीर्ण रास्ता था, बहुत मतलब पतला रास्ता था, है ना? ऐसे रास्ते थे कि एक आदमी जाएगा, बस उधर से आएगा तो इधर वाले को रुकना पड़ेगा, इतना संकीर्ण रास्ता था। हाँ, आगे जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए, मतलब एक आदमी भी जो निकलना था ना, उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, है ना? सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ जो है विद्यार्थी जी हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी कभी भी हिंसा के पक्षधर नहीं थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। इसके प्रभाव में जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया, है ना? कराए की हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्वक रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिस कर चलने और सारे साहबों, जिसे आप लोग अंग्रेज कहते हैं, को सलाम करने के लिए क्या किया गया? मजबूर किया गया। मतलब कह सकते हैं ना कि इतना ज्यादा क्रूरता दिखाया गया भारतीयों के साथ कि शायद अगर आज के बच्चों में ये चीज सामने आ जाए ना तो पता ही क्या करोगे तुम लोग। लोगों को कोड़े मारे गए तथा यहां पे कुछ शब्द में मिस्टेक है, पंजाब, हाँ, पंजाब के गांवों पर बम बरसाए गए। इस गांव का नाम है गुजरांवाला, है ना? ये गुजरांवाला है, पंजाब में पड़ता है। वहां पे गोली बरसाया गया, बम बरसाए गए। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर आकर के ये आंदोलन में सहायता करेंगे। खिलाफत का मुद्दा। कह खिलाफत शब्द कहां से निकल के आया है? खलीफा से। आपको पता है कि जब इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गया तो उनका स्थान कौन प्राप्त किया? खलीफा प्राप्त किया। समझ में आ रहा ना? खलीफा लिया। तो खिलाफत शब्द खलीफा से आया से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की, आपको पता है कि जो इस्लाम का, मुस्लिम का जो खलीफा रहते थे वो कहां रहते थे विद्यार्थी? तुर्की में रहते थे। तुर्की, ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी हुआ करता था। खलीफा जो था वो ऑटोमन तुर्की का सम्राट तो था ही, क्योंकि तुर्की का जो क्षेत्र था ना वो मुस्लिम बहुल था। ऑटोमन साम्राज्य आपको पता है ना? तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंस पद था। समझ में आ रहा ना? मुस्लिम में बड़ा इंपॉर्टेंस पद था। अच्छा, आप लोग बताइएगा खलीफा का पद कब समाप्त किया गया, है ना? ये बता देते हैं। 1924 में जो है विद्यार्थी खलीफा को पद को खत्म कर दिया गया। अब मुस्लिम धर्म में खलीफा का कोई पद नहीं है ना? आगे, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की
तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 ईस्वी में अली बंधु द्वारा बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। क्लियर है सभी को यहां तक? तो खिलाफत आंदोलन भारत में अली बंधु, अभी जैसे वहां पे हमने दो बंधु का नाम बताया था, है ना। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? रॉलेट एक्ट की असफलता, ध्यान से सुनिएगा, रॉलेट एक्ट की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि जितना ज्यादा लोग आंदोलन में एकत्रित होंगे उतनी हमें सफलता जल्द मिलेगी। आपको पता है ना कि जितना चढ़ बढ़ करके लोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव दिखता है। कराए कि उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। उन्होंने जो है मुस्लिमों को सहयोग करी। चलिए अब सब देखा है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। अब यहां से कहानी है आपका हिंद स्वराज क्या है विद्यार्थी? तो एक पुस्तक का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया? एम के गांधी के द्वारा, एम के गांधी के द्वारा लिखा गया है। और असहयोग आंदोलन क्यों जरूरी था, है ना, इस बात को समझेंगे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज, इनका जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1919 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया। ये बात तो बिल्कुल सही है जी, इन्होंने बिल्कुल राइट बात करी है। इन्हें अपनी स्वराज पुस्तक में इन्होंने मेंशन कर दिया कि भारत में अंग्रेजी राज तभी स्थापित हो पाया जब हम उसका क्या किए हैं? सहयोग किए हैं। बिना सहयोग के कुछ नहीं होता, है ना। आपको यह बात जानना है। सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज एक साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है इस आंदोलनमा का नाम रखे असहयोग, माने कि सहयोग उयोग अब ना करबो, बड़े दिन के लिए सहयोग, है ना। असहयोग आंदोलन के कारण, यहां पे थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के कारण क्या रहा? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण बढ़ गया। जैसा कि आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के तदुपरांत जो है जलियांवाला बाग करवा दिया गया, रॉलेट एक्ट जैसा अधिनियम लाया गया। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, है ना। रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड का होना, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया, है ना विद्यार्थी। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट आपका लाइन है। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव, अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का वापस करना, ये ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव थे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो प्रदान की गई थी उपाधियां, जैसे आपको पता है ये उपाधि किनको किनको मिला था विद्यार्थी, बताइए जल्दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि मिला था? बताइए। नाइटहुड। कौन सा मिला था? RNT को जो मिला था विद्यार्थी जी, वो मिला था नाइटहुड की। किसकी मिली थी? नाइटहुड की उपाधि मिली थी। जबकि MK गांधी को कौन सा मिला था विद्यार्थी? तो आप कहोगे सर कैसर-ए-हिंद। कैसा मिला था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिला था। और ये दोनों उपाधि जो है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए। यह उपाधि दिया था किसने? अंग्रेजी सरकार ने दिया था। आगे सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार किया गया। मतलब लोग जो है सहयोग आंदोलन के दौरान जो है विद्यार्थी सब अपना मतलब जो है कि नौकरी छोड़ रहे हैं,
है ना, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल का बहिष्कार किया जा रहा है, लोग जो है अपना जो है विदेशी वस्तु को जला रहे हैं, समझ में आ रहा ना, घर से अपना जो है सामान निकाल निकाल करके सब जो है चौक चौराहा पर जला रहे हैं। बातें समझ में आ रहा है? मतलब विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना है और अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, क्योंकि सहयोग का ही नतीजा जो है अंग्रेज आज हम लोगों पर वो हुकूमत कर रहा है ना। ये महात्मा गांधी द्वारा कराई गई। आगे आ जाइए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, है ना, जैसा कि हमने कहा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, मतलब कि बच्चे जो हैं अपने वस्त्र तक खोल खोल करके जो है फेंक रहे हैं, समझ में आ रहा ना, और उसको जला रहे हैं, होलिका किया गया। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। ऐसा इन्होंने जो है चेतावनी दिया सरकार को कि यदि सरकार अपनी दमनकारी नीति से बाज नहीं आता है तो अभी तो असहयोग न कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना, आगे चल करके हम क्या करने वाले हैं, संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन करने वाले हैं, अवज्ञा आंदोलन करने वाले हैं, आगे चल करके अवज्ञा को भी देखने वाले हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन कि असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा अधिवेशन हुआ था, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, सितंबर, ऐसे कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक ही बार होता था, दिसंबर के माह में। 1885 से लेकर के आप यदि आगे बढ़ते जाइएगा तो हर साल के अंतिम महीने में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, क्योंकि ऐसे कांग्रेस का गठन भी हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो और इस टाइम दो चल रहा है। सितंबर माह में विशेष अधिवेशन होगा निश्चित तौर पर, है ना। सितंबर माह वाला जो अधिवेशन है वो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है, विशेष परिस्थिति में बुलाया गया है। असहयोग आंदोलन स्वीकृत किया गया अन्य नेताओं के द्वारा, समझ में आ रहा ना। असहयोग आंदोलन पर स्वीकृत अन्य नेताओं के द्वारा किया गया सितंबर 1920 में। और यह अधिवेशन कहां हुआ था विद्यार्थी? ध्यान आपको रखना होगा, कहां हुआ था, कोई बच्चा बताएगा? तो नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था विद्यार्थी? नागपुर में हुआ था। और दिसंबर 1920 को स्वीकृति प्रदान किया गया और इस पर मोहर लग गई, है ना, इसको सहमति मिल गया कि अब इसको पारित आप कर सकते हैं, जो कि कहां हुआ? कोलकाता में हुआ। तो यहां पे दो का अधिवेशन होता है, दोनों का अलग अलग अपना प्लेस होता है। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं चली थी। असहयोग में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आपको पता है कि सभी लोगों का अपना अलग अलग जरूरतें होती हैं, है ना, आकांक्षाएं होती हैं सभी के लिए। स्वराज का अर्थ भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके कभी सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ध्यान से इस लाइन को पढ़ेंगे। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग से किया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना, क्यों धीमा पड़ा था शहर के अंदर, जरा इस पर गौर कीजिए, करेंगे। चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। बात भी सही है ना। कहा जा रहा है ना कि जो मशीन का कपड़ा होता है वो सस्ता होता है ना विद्यार्थी, और जो हाथ के बुने कपड़े होते हैं, चक्की के जो बने कपड़े होते हैं, वो थोड़ी महंगी होती है। और ऐसे में हर लोग जो है चक्की के बने कपड़े अर्थात जो हाथ से बुनाई होता है कपड़ा, वो कपड़ा को पहन नहीं सकते हैं, क्योंकि महंगी होती है। हाथ से कोई भी वस्तु जब बनता है तो उस पर श्रम शक्ति ज्यादा लगता है ना विद्यार्थी, और मशीन से बने कपड़े में श्रम शक्ति कम होते हैं, इस वजह से वस्तु सस्ती हो जाती है, तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता था। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहां नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम से फिर से क्या होने लगे, जुड़ने लगे। एक तरह से कह सकते हैं ना कि काम जो है धीमा हो गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति,
यहाँ पे फरवरी केवल है, आपको यहाँ पे जोड़ लेना होगा। इस समाप्ति कब किया गया? 12 फरवरी को। कितने फरवरी को किया गया विद्यार्थी? 12 फरवरी। 12 फरवरी 1922 को में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई थी। चौरी चौरा कांड आप लोग जो है ऊपर देख लिए हैं। आगे आ जाइए, शायद आपको समझ में आ रहा होगा सभी चीजें, है ना? तो आप लोग जो है लाइक करते रहिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें ऊर्जा का संचार हम में होता है ना? आपका लाइक जो है हमें मोटिवेशन प्रदान करता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आपके लिए आते रहे, है ना विद्यार्थी? और आपको यकीन मानिए कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए और निश्चित रूप से आपको टॉपिक वाइज इतिहास करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं परेशानी होने वाला है नहीं। वो थ्योरी का सेक्शन हो या फिर आपको ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन हो, दोनों सेक्शन को आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी चौरी चौरा की घटना, है ना? चौरी चौरा की घटना, ये आपकी घटना कब होती है? आपको बताए 5 फरवरी को। कितने फरवरी को? 5 फरवरी। 5 फरवरी 1922 में गांधी जी ने जो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर हुआ था, जो गोरखपुर जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर अब मूव करते हैं हम लोग, है ना विद्यार्थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921 के अंत तक आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का क्या करना है? विरोध करना महत्वपूर्ण होगा। मतलब यह है कि अब जो है बाहर से काम नहीं चलने वाला है, अब सरकार में घुसो। समझ में आ रहा है ना? अब सरकार में जा करके जो है वहां अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। तो अब जो है ये मन बना लिए थे भारतीय लोग कि अब हमें सरकार में एंट्री करना है। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर के कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हो गया, है ना? CR दास, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं CR दास को? चितरंजन दास। क्या कहते हैं? चितरंजन दास। इन्हीं को CR दास कहते हैं, है ना? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ये ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी 1923 में किनके द्वारा किया गया? CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, चितरंजन दास कहते हैं उनको, का गठन, ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई और ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल मच गया, है ना? 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी आपको पता है ना विद्यार्थी? साइमन कमीशन, आपको साइमन कमीशन से रिलेटेड ऊपर भी कुछ बातें करी थी पॉइंट्स के अंदर, अब यहां पे थोड़ी सी डिटेल्स देखना है। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश में साइमन कमीशन का गठन किया ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन को भारत आना पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। ये आपको छोटा डेट बताए थे, 3 फरवरी। कितने फरवरी? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा था। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसमें 7 टोटल सदस्य थे। साइमन कमीशन के अंदर कितने सदस्य था विद्यार्थी? 7 सदस्य, याद रखिएगा। ये 7 सदस्यीय कमेटी थी और इसका अध्यक्ष जो था सर जॉन साइमन था। इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन था। भारतीय शामिल नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाहौर अधिवेशन में एक मांग रख रहे हैं। कौन सा मांग? अब स्वराज ना चाहिए, अब हमरा चाहिए पूर्ण स्वराज। कौन सा स्वराज चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या बात समझ में आ गया सभी को? तो पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब और किसने रखा था?
तो जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्लियर है सभी को? पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया 26 जनवरी 1930 को। ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। तो पहली बार भारत में झंडा पता है कब लहर रहा है? तो ये 26 जनवरी को, है ना। हम लोग 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा फहराए हैं, है ना, रावी नदी के तट पर। आगे आ जाइए विद्यार्थी। नमक यात्रा और सहयोग आंदोलन 1930। अभी हमने आपको नमक यात्रा और असहयोग, देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सबनय होगा। क्या होगा विद्यार्थी? सबनय अवज्ञा होगा आंदोलन, सबनय अवज्ञा। सबनय अवज्ञा होगा, है ना विद्यार्थी। सबनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में। नमक यात्रा और सबनय अवज्ञा आंदोलन। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखा, है ना, मतलब 11 को डिमांड रखा कि देखिए इरविन साहब, हमको 11 को मांग है, 11 को मांग आप पूरा कर दीजिए, समझ में आ रही है ना, तो हम सबनय अवज्ञा आंदोलन ना करेंगे। इरविन कौन सा मानने वाला था, है ना। इरविन जो है महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांगों को ठुकरा दिया, है ना, कहा कि ना हम तोरा बात कैसे मानम। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय जो डिमांड था इरविन के साथ, कोनो किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं था, ये भारत के हर एक वर्ग के लिए था। वो बल्कि उद्योगपति हो या फिर वो क्रांतिकारी हो या वो किसान हो या वो मजदूर हो, समझ में आ रहे ना, तमाम वर्ग समूहों के लिए 11 सूत्रीय डिमांड रखा गया था, है ना। मतलब 11 को मांगे थी, 11 सूत्रीय का मतलब वही हो रहा है। कहा इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। आपको पता है कि नमक एक ऐसी चीज होता है विद्यार्थी कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों का ये जरूरतमंद का चीज होता है, समझ में आ रहा ना। और इस पर भला टैक्स लगा देना, ये कहां का न्याय था। तो इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था, एक भी मांग नहीं। सोच लो कितना घमंडी था वो, समझ में आ रहा ना। और अभी देखो 5 मिनट के बाद उसका पूरा जो है ये होने वाला है। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की क्या करी गई? शुरुआत करी गई। कहां से? साबरमती आश्रम से। ये ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने कब बनाया था? बताओ जल्दी फटाफट। 1916 में। साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में स्थित है विद्यार्थी, और ये साबरमती नदी के तट पर है ना, इसलिए इसका साबरमती आश्रम नाम रखा गया। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून उल्लंघन कर घटना को सबनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित करके इसको शुरू कर दिया गया। तो सबनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल को। नमक कानून को भंग कब करी गई? 6 अप्रैल को। किस कानून को भंग करके सबनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? तो नमक कानून को भंग करके। इतनी बात याद रहेगा सभी को, छोटी छोटी एकदम बातें को नोट करके रखना है। गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं। गांधी इरविन समझौता का देखो आ रहा है यहां बारी। 5 मई विद्यार्थी, यहां पे गड़बड़ है, मई नहीं मार्च करना है। कितना करना है? मार्च करना है। यहां गड़बड़ हो गया है, 5 मार्च कर लेंगे सभी, ठीक है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है, समझ में आ रहे ना। अब देखो अभी ना गांधी जी यहां पे देखिए अभी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं इरविन से, इरविन ठुकरा देता है। और फिर इरविने जो है महात्मा गांधी को निमंत्रण पेठवाता है ना, कि बुलाओ, समझ में आ रहा ना। जो है, अच्छा अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर काहे ऐसे हो रहा है? तो इसका होने का कारण एक ही है विद्यार्थी। आपको बताएं कि लंदन में एक सम्मेलन हो रहा है, गोलमेज सम्मेलन, याद है आपको? जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग नहीं लेने गए, है ना, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है इस इरविन को जो है पूरा रगड़ रहा है, समझ में आ रहा ना। तो इरविन का जवाब जाता है कि कांग्रेस के जो एक व्यक्ति है जिनका नाम है गांधी, समझ में आ रहा ना, वो हमसे 11 सूत्रीय मांग रखा था, हम मांग को ठुकरा दिए थे, इसलिए जो है कांग्रेस के सदस्य गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो विद्यार्थी यहां पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। गांधी इरविन समझौते की विशेषता था 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा है। जब वहां के प्रधानमंत्री से जब फटकार लगता है किसको? लॉर्ड इरविन को,
कि जल्दी से जो कहता है जल्दी से उसकी मांग को पूरा कर और जल्दी से उसको क्या कर, भेज। क्योंकि यहां मुद्दा था कम्युनल अवार्ड का, पीछे आपको बताए थे, है ना। अच्छा, एक सवाल आपका रह गया कि बताओ कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो करवा रहा था, प्रधानमंत्री का नाम बताना, कमेंट में जरूर करना, है ना। आपको हम पढ़ा रखे हैं, आपको हम पढ़ा रखे हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, समझ में आ रहा ना। गांधी इरविन समझौता के बीच में यह हुआ था कि सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके सीधा आप कहां रवाना हो जाइए, गोलमेज सम्मेलन के लंदन जाइए, वहां बुला रहे हैं आपको। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को की निष्पक्ष जांच की जाए, नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाएं। ये सब सारी बातें हुई थी गांधी इरविन समझौता दोनों के बीच में, है ना विद्यार्थी। अच्छा, ये समझौता हो कहां रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना विद्यार्थी, इसको दो महात्माओं का सम्मेलन कहा गया है, समझ में आ रहा ना। गांधी इरविन समझौता को दो महात्मा का समझौता कहा गया है। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसको कौन सा समझौता कहते हैं, दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता कहते हैं, याद रहेगा सभी को। ओके जी, जितनी बातें आपको हम बता रहे हैं ना, बस आप जो है वीडियो को एक बार में कंप्लीट ना हो, दो बार में देख लेना, दो बार में देख लेना। लेकिन एक एक बात को जो है समझो कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। एक टॉपिक आपका कंप्लीट, एक टॉपिक का मतलब जो है यहां से 10 नंबर आपका कवर होने वाला है। आंदोलन में किसने भाग लिया, कहा देश के विभिन्न हिस्सों में सबने अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। दूसरा पॉइंट है, ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर, पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूंकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों, हाँ यहां पे गिरती है, गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे। वे सबने अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया था। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सबने अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारी, डाक वर्कर, छोटा नागपुर के खनिज आदि से विरोधी रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया गया, है ना विद्यार्थी। नेक्स्ट है आपका सबने अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या थी। पहला घटना था कि देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का क्या हुआ था, उल्लंघन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है विदेशी वस्तुओं का यहां भी बहिष्कार। अच्छा, पहली बार विदेशी वस्तु का बहिष्कार कब हो रहा है, तो असहयोग आंदोलन के टाइम, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार विदेशी वस्तु का बहिष्कार कब हो रहा है, असहयोग आंदोलन के टाइम। ऐसा नहीं कि सबने अवज्ञा आंदोलन के टाइम विदेशी वस्तु का बहिष्कार नहीं कर रहे, यहां भी कर रहे हैं। शराब की दुकानों को पिकेटिंग किया गया था, पिकेटिंग मतलब समझ रहे हो ना, हाँ बंद करवाया गया था, वहां पे लोग जो है धरना दे दिए थे। वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही, कि जब सबने अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा तो ब्रिटिश सरकार जो है इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया जताया था। कांग्रेस नेताओं का हिरासत में लिया जाना, ये पहला प्रतिक्रिया। निर्मम दमन किया जाना, क्योंकि अंग्रेज के पास तो कुछ थे नहीं, एक ही था, मारो पीटो, उसके ऊपर अत्याचार करो, उसको दबा दो, दमन करना, बस इनके पास तो एक ही हथियार था, है ना। हमारा भारतीय जैसा उनके पास सत्याग्रह थोड़ी ना था। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण करना, महिलाओं व बच्चों की पिटाई करना। लगभग 1 लाख लोगों को क्या इन्होंने किया था, गिरफ्तार करी थी। किस टाइम, सबने अवज्ञा आंदोलन के टाइम। तो ये सारे इनके जो है प्रतिक्रिया रहा था। नेक्स्ट है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार की प्रतिक्रिया। लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया था, है ना। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया था।
हजारों की संख्या में लोगों को जेल भेजा गया था, गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता क्या था? इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया था। समझ में आ रहा ना? असहयोग आंदोलन के जैसा ये नहीं इसमें रखा गया था कि केवल तुमको सहयोग नहीं करेंगे, है ना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। इसमें कहा गया कि जो भारतीय थे अंग्रेज को तो असहयोग मतलब सहयोग ना करने के लिए कह रहे थे कि मतलब सहयोग भी नहीं करेंगे और साथ साथ में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन भी करेंगे। मतलब जो अंग्रेजी सरकार भारत में कानून थोप रखा था उसको उल्लंघन भी करने की बात करी गई थी, है ना। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किया। समझ में आ रहा ना? मतलब वहां पे पूरा आंदोलन चलाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। किसानों ने लगान और चौकीदार ने कर चुकाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि मतलब जो है भू राजस्व का जो टैक्स जाता था वो टैक्स नहीं देंगे, है ना, उस पर रोक लगा दिया। लोग वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वनों पर जो है कई सारे अधिनियम ला करके जो वन में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे उनको वन में जाने से रोक लगा दिए थे। अब वो ऐसे नियम कानूनों को जो वन के आसपास रहने वाले जो लोग आदिवासी लोग थे वो उल्लंघन करके अब जंगल में घुसना शुरू कर दिए थे लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपको सब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। समझ में आ रहा ना? यहां से बनते हैं सब्जेक्टिव सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। क्या महिला की भूमिका रहा था? तो यहां देखिएगा, औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में क्या लिया था? भाग लिया था। और महात्मा गांधी का महिलाओं का भाग लेना एक ताकत बन चुका था, क्योंकि आपको पता है कि पुरुषों पर हाथ उठाना आसान है लेकिन महिलाओं पर हाथ उठाना थोड़ा सोच समझ के, आज नहीं पहले से भी ये सिस्टम है कि महिलाओं पर हाथ उठाना थोड़ा सा ये होती है। तो जब महिलाएं जब इस आंदोलन में शामिल हुए तो महात्मा गांधी को और क्या मिल गया? बल मिल गया। हजारों औरतों उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी, है ना। जैसे सुनते थी महिलाएं, सुनती थी ना कि महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, आंदोलन पर निकले हुए हैं, तो महिलाएं जो एकदम चढ़ बढ़ करके भाग लिया करती थी। विद्यार्थी ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, आगे उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दिया। पिकेटिंग मतलब बंद करवा दिया, ताला लगवा दिया, तोड़ फोड़ पूरा मचाया। कई महिलाएं जेल भी गई, है ना। ऐसा नहीं कि हमारी महिलाएं आज से नहीं, पूर्वज से जो है क्या है ना, शक्तिशाली है। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? ये आपको जो है दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है। ये VVI इसको आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? तो आपको इस पे थोड़ा सा बातें हम करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन के लक्ष्य स्वराज्य था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था, यह ध्यान रखिएगा, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य केवल स्वराज्य था। ठीक है जी। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। आपको हम क्या बताए थे कि असहयोग में केवल विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है, सरकार को सहयोग नहीं करना है ना। लेकिन यहां पे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो था विद्यार्थी, कानून का उल्लंघन भी शामिल था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी। अनुसूचित मतलब अनुसूचित जाति की बात हो रही है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। अनुसूचित जाति जिन्हें आज आप शॉर्ट में आप SC कहते हैं, क्या कहते हैं? SC कहते हैं। ऐसे लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से समाज के कौन से लोग थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी नहीं निभाई थी? तो अनुसूचित जाति के लोग थे। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था। समझ में आ रहा ना? क्योंकि मुस्लिम एक अपना अलग डिमांड में लगे हुए थे। समझ में आ रहा ना? सबका अपना अलग अलग
विचारधारा थी। तो मुस्लिम लोग जो थे ये भी बहुत ज्यादा खास उत्साह नहीं दिखा रहे थे। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। 1932 की पूना संधि के प्रावधान है ना विद्यार्थी, करा कि इससे फिर यहां पे दलित है, यहां पे दलित होगा, दलित वर्गों जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया है ना, जिसे शॉर्ट में हम एससी कह लेते हैं, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि इनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, है ना। ये कम्युनल अवार्ड के अंदर ये सारी बातें मेंशन था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करा कि सामूहिक पनपने का भाव कैसे, मतलब जो है समूह में लोग जो है एकत्रित होने लगे थे। वो वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया, है ना। सामूहिक अपनापन मतलब लोगों को जो है एकजुट करने का भाव कैसे पैदा हुआ, इसकी बातें हैं। कैसे हुआ विद्यार्थी, तो चित्र व प्रतीक के माध्यम से। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह सकते हैं, लेकिन नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी भारत माता की छवि पहली बार नहीं बनाए थे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए थे, समझ में आ रहा ना, ये ध्यान रखिएगा। बनाई गई इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचान में मदद मिली थी, या आप कह सकते हो कि पहचानने में मदद मिली थी। लोक कथाएं है ना विद्यार्थी, राष्ट्रवादी धूमधाम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे थे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा कर रही थी। इसके अलावा चिन्ह के बात कर लेते हैं, तो उदाहरण के रूप में झंडा है। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा है ना, जो हरा पीला और लाल, ये हरा पीला लाल था, समझ में आ रहा ना, कैसा था विद्यार्थी, हरा पीला लाल था। आज वाले जो तिरंगा है उसमें आपको कौन सा रंग है विद्यार्थी, तो आपको पता है केसरिया है और हरा है और सफेद है। आज के तिरंगे में अलग है, लेकिन इस टाइम का तिरंगा हरा पीला और लाल था, जिनमें 8 कलम थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। इतिहास की पुनर्व्याख्या, बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, समझ में आ रहा ना, क्योंकि जब हम इतिहास को एक अलग रूप देकर के नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक हमें उस चीज की पहचान नहीं आती है, समझ में आ रही है ना, मतलब उसका एक अलग फील होना चाहिए हमारे अंदर। इतिहास की पुनर्व्याख्या किया गया कि इतिहास को किस रूप में पढ़ाया जाए, समझ में आ रहा है, जिससे कि बच्चों में एक नया चेतना जाग पाए। तो बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए, मतलब हमें तो राष्ट्रवादी भावना पैदा करना है ना बच्चों के अंदर। उस टाइम देश में जो लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना पैदा करना था कि राष्ट्रवादी भावना कैसे पैदा हो। तो यदि आप इतिहास को एक नया रुख देकर के नहीं पढ़ाइएगा, समझ में आ रहा ना, नहीं बच्चों को बताइएगा, तो कैसे उनके अंदर ये जागृत होगा। तो भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। गीत जैसे वंदे मातरम हो गया। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब धूम मचाया था। तो विद्यार्थी इसी के साथ जो है आपका ये भारत में राष्ट्रवाद जो मुख्य टॉप मतलब बिंदु थी, समझ में आ रहा ना, हमने उसको कंप्लीट करी है। आप ये जितने भी टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर करी है, ये सारे को आप लोग जो है एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप एक बार इसे देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सवाल नहीं छूटने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ में आ रहा ना, और अपने दोस्तों को शेयर भी वीडियो कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।